जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को एक बड़े ही शानदार बेहतरीन अंदाज में लेकर चल रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई को पूरा समय दे रहे होंगे ताकि आप सारी चीज़ों को बखूबी एक साथ लेकर चल सकें। बखूबी का मतलब, सारी चीज़ों का मतलब जिसमें शामिल होगा आपका क्लासेस लेना, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के बाद आप सभी को चाहिए कि आप सोने से पहले उसका अवश्य रिवीजन करें। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे पैटर्न को फॉलो आप कर रहे होंगे, तभी आप मान लेना कि आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी चल रही है। तो कैसे हैं आप सब, मुझे बताएंगे। मैं आपसे बातचीत करूंगा, तब तक हम पिछला एक सवाल ले लेते हैं। और आज चलेगा आपका तरंग, वेव। वेव से पहले हमने कंप्लीट किया होगा लिक्विड यानी द्रव। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बताइए, वर्षा की बूंद के वर्षा की बूंद का गोल आकार होना, वर्षा की बूंद का गोल आकार किस घटना के कारण होता है? वर्षा की बूंद का गोल आकार किस घटना के कारण होता है? स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, किस घटना के कारण होगा? थोड़े बड़े कर दो भैया कमेंट एक बार। यशवंत जी हैं, जय हिंद मेरे भाई। सनोबर जी हैं, हेमा कुमारी हैं, निभा हैं, और यशवंत मेरा भाई, खुशी। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बहन, गुड इवनिंग गुड़िया। अब आकाश भाई, राम राम। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो चुका है। हिंदी वालों का हिंदी में, इंग्लिश वालों का इंग्लिश में, और अभी तक तो बिल्कुल ठीक आंसर है। कोई अभी ऐसे भैया नहीं आए हैं जिनको ऐसा लगता हो कि यार सारे आंसर सही करेंगे तो नज़र ना लग जाए। यार देख लो एक बार, वो मिल जाए तो कहीं आसपास। हाँ, इधर ही कहीं हो। बहुत बढ़िया, सभी का एकदम शानदार आंसर है, और आप सभी का जवाब है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। वेरी गुड। तो आंसर सभी का बहुत बढ़िया है, किसी भी एक सिंगल भाई बहन का गलत आंसर नहीं है, और ये है आपका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे तरंग, वेव। तो वेव को पढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपके साथ भी तरंग चैप्टर को लेके कुछ डाउट्स रहते हैं, और वो डाउट इस प्रकार से हैं कि कभी तो आपको बता दिया जाता है कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, कहीं किसी किताब में लिखा होता है कि ये यांत्रिक तरंग है, कभी लिखा होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कभी लिखा जाता है कि समुद्र तल के ऊपर उठने वाली तरंग अनुप्रस्थ है यानी ट्रांसवर्स है। फिर कहीं उनको यांत्रिक बोल देते हैं, कहीं उनको अयांत्रिक बोल देते हैं। कभी हमें अयांत्रिक तरंगें ही समझ में नहीं आती हैं। तो जब भी मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं तो मैं देखता हूं बहुत सारे भाई बहनों का यही डाउट होता है। क्या आप सभी का भी ये डाउट है? अच्छा, बहुत सारे भाई बहनों को तो यही समझ में नहीं आता कि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, वेव कितने टाइप की होती हैं। किसी बुक में 2 लिखा है, किसी बुक में 3 लिखा है। तो आइए इन चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ सीखेंगे, समझेंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे हम चीज़ों को सीखते हुए आए हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी सहमति देना। एक क्लास है, 12वीं क्लास है, ठीक है, 12वीं क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैंने, मान लो, जैसे मैंने कहा ब्रजेंद्र भाई से कि ब्रजेंद्र, इस क्लास के बच्चों को डिवाइड करो। ब्रजेंद्र ने कहा ठीक है। ब्रजेंद्र भैया ने 2 ग्रुप बना दिए, एक लड़कों का बना दिया, एक लड़कियों का बना दिया। उसने कहा जी लड़के इधर आ जाओ, लड़कियां उधर चली जाओ। तो 2 ग्रुप बन गए। अब मैंने विनय से कहा, विनय ने कहा ठीक है जी, मैं भी बांट देता हूँ। मैंने उन सब बच्चों को एक साथ किया, लड़के लड़कियों को इकट्ठा बिठाया। फिर मैंने विनय से कहा कि विनय, इनको भाई आप हिस्सों में बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो। विनय ने कहा जी, वो बच्चे एक तरफ आ जाओ जिनके आज जो मैथ का टेस्ट हुआ था पहले पीरियड में, जिनके 40 से कम नंबर थे वो इधर आ जाओ, जिनके 40 से 60 नंबर है वो इधर आ जाओ, जिनके 60 से 80 नंबर है वो इधर आ जाओ, और भैया जिनके 80 से 100 नंबर है वो इधर आ जाओ। उसने 4 ग्रुप बना दिए। क्या ये बात गलत है? बट यस या नो बोलो, क्या ऐसा करना सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा जी, फिर मैंने उनको इकट्ठा किया। अच्छा जी, फिर मैंने, मान लो, केपी भैया से कहा कि केपी भैया, फिर मैंने बच्चों को इकट्ठा किया, इन बच्चों को बांटो। तो केपी भैया क्या कहते हैं कि भाई जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर तक है वो इधर जाओ, जिनकी 130 से 140 है वो यहाँ आ जाओ, 140 से 150 सेंटीमीटर वाले यहाँ आ जाओ, और 150 से
160 से प्लस वाले सारे इधर आ जाओ। उन्होंने 5 ग्रुप बना दिए। तो मुझे ये बताओ कि क्या अब तक हमने ये नहीं देखा कि एक ही चीज को कई तरीके से बांटा जा सकता है। एक ही चीज के 2 प्रकार भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एक चीज के कई सारे प्रकार हो सकते हैं। क्या इस बात में कोई दो राय है? हाँ, ये निर्भर करता है कि आप बांटने का आधार क्या चुन रहे हैं। दरअसल आप ध्यान से देखें तो पहले वाले भाई ने आधार चुना है जेंडर, यानी कि लिंग चुना है उन्होंने, पुरुष या महिला। दूसरे वाले भाई ने आधार चुना मैथ्स में आए हुए मार्क्स। तीसरे वाले भाई ने आधार चुना उनकी ऊंचाई। तो जरा मुझे बताइए कि एक चीज को कई तरीके से बांटा जा सकता है। तो आपके पहले प्रश्न का जवाब कि कोई एक चीज कितने प्रकार की हो सकती है, तरंग कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो आपसे मैं पूछूंगा किस आधार पे आप बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी आधार पे 2 प्रकार की हो सकता है किसी आधार पे 3 प्रकार की हो सकता है किसी आधार पे 4 प्रकार की हो। भैया जी पेपर में आएगा तो क्या लिखे, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्नों का आंसर कभी नहीं पूछा जाता कि ये कितने प्रकार की होती है। देखो संज्ञा है, वो फिक्स है कि उतने ही प्रकार की होगी, उसमें कोई आधार वाधार तो है नहीं। तो उससे सवाल पूछा जाएगा कि भाई संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 4 5 6 जो भी हो, मुझे नहीं पता उतना गहराई में। लेकिन फिजिक्स में तरंग को लेकर कभी नहीं पूछा जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया कि हम अगर किसी चीज को बांटेंगे तो सबसे पहले तो उसको उसके आधार के हिसाब से बांटेंगे। चलो, तो अब तक जो हमने लिखा उसको सीखेंगे, लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि तरंग है क्या, वेव है क्या, तरंग क्या है। तो देखिए, जैसे पानी में आप पत्थर मारें तो पानी में क्या उठती है, तरंग उठती है। एक रस्सी बंधी हुई है, आप रस्सी को ऐसे झटका दें, उसमें तरंग उठती है। तो ये सब क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस है। भाई शांत पानी है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, रस्सी है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस है। तरंग की परिभाषा यही है कि तरंग एक तरह का विक्षोभ है। पहले तरंग की परिभाषा देख लो। तरंग एक विक्षोभ है, तरंग एक विक्षोभ है, यानी कि वेव इज अ डिस्टरबेंस। इंग्लिश वाले भाई बहन लिखेंगे वेव इज अ डिस्टरबेंस। ये तरंग एक विक्षोभ है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि तरंग के पास ऊर्जा होती है, प्रवीण भाई लेवल की चिंता आप कभी मत करना, अप टू द लेवल ही है। देखो, आपके स्तर पे विज्ञान में मैं बहुत आसान आसान बातें करवा रहा हूँ, बस वो अलग बात है कि मेरे समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से, वीडियो पिक्चर्स की मदद से आपको समझ में आ जाए। बाकी है आपके लेवल की, आपको मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अच्छा, मैं कहूँ कि भाई तरंग में ऊर्जा होती है जी, कैसे होती है? अरे भाई पानी आगे बढ़ रहा है तो इसमें ऊर्जा ही तो है, एनर्जी की वजह से ही तो आगे बढ़ रहा है। रस्सी को आपने झटका, रस्सी में भी तरंग है। तो ये सब क्या है, ऊर्जा है, तभी तो ये आगे बढ़ पा रही है। तो आप याद रखना कि तरंग के पास या तरंग में 2 चीजें होती हैं। एक तो ऊर्जा होती है, तरंग में ऊर्जा एवं दाब, 2 चीजें होती हैं। तरंग में ऊर्जा एवं दाब होते हैं, यानी कि वेव कंटेन्स एनर्जी एंड प्रेशर। वेव कंटेन्स एनर्जी एंड प्रेशर। सवाल आएगा तरंग के पास निम्न में से क्या होता है। क्वेश्चन आएगा, जैसे यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा कि तरंग के पास होता है, तरंग के पास होता है वेव हैव, वेव हैव, ऑप्शन होगा, ऑप्शन होंगे ऊर्जा यानी कि एनर्जी। सीधे सीधे सवाल आएंगे, मैं आपको सवाल भी बताता चलूंगा कैसा आएगा। दूसरा होगा प्रकाश, या प्रकाश मत लो, आप ऐसे लो तरंग के पास, और क्या ले सकते हैं आप, ले लो बल, ले लो फोर्स, फोर्स। ये ऑप्शन ले लो आप त्वरण, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन। और डी ऑप्शन आप ले लो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ले लो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि तरंग के पास क्या होता है। भाई ऊर्जा होती है और तरंग के पास क्या होता है आपका
दाब होता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि तरंग के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ आके हमारे पास समस्या होती है। उम्मीद है आपने मेरे साथ नोट कर लिया होगा। तो हेडिंग डालेंगे आप तरंग के प्रकार। ये है मुख्य दिक्कत का विषय, तरंग के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वेव। तो सबसे पहले जब आप आगे कभी तुम्हें कोई किसी चीज को बांटने के लिए कहे ना, तो उसको ये पूछ लेना भैया आधार क्या बनाऊं मैं। जैसे कोई पूछे कि क्लास में बैठे हुए बच्चों को बांटो, तो आप कहना भैया किस आधार पे बांटूं, पुरुष महिला के आधार पे बांटूं, इनकी लंबाई के आधार पे बांटूं, इनके जो मैथ्स में मार्क्स आए हैं उस आधार पे बांटूं। तो आप आधार जरूर पूछ लेना। तो तरंग के प्रकार जो है हम सबसे पहले देखेंगे, हम आधार देखेंगे। मैंने आधार बनाया, तरंग से मैंने पूछा, सारी तरंगें मेरे सामने बैठी हैं, मैंने आधार बनाया, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत है या नहीं है, इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है या नहीं है। पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या। एक एक चीज को लिखते रहो, समझते रहो। तो पहला आधार है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता। चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, यानी कि बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। कि भाई तो जितनी सारी तरंगें बैठी हैं, मैंने उनसे पूछा कि भैया जी तुम में से किसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, किसे नहीं। अब सुनो, ये क्या बात होती है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं। माध्यम क्या, माध्यम में आता है ठोस या द्रव या गैस। देखो जैसे ध्वनि है, साउंड है, मैं बोल रहा हूं, आप तो खैर मेरी बातों को दूसरे तरीके से सुन रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, लेकिन हरीश भैया सीधे सीधे सुन रहे हैं। तो मेरी आवाज जो है ना, ये हरीश भैया के कानों तक किसकी मदद से जा रही है, यहां मौजूद हवा की मदद से। तो हवा क्या है, गैस है, यानी कि मेरी आवाज को चलने के लिए किसकी आवश्यकता है, गैस की आवश्यकता है। दूसरा, हरीश भैया कहते हैं ना भैया तुम ऐसे मत बोलो, तुम क्या करो, ये मुझे एक लोहे की पाइप दे दें, खोखली पाइप उसका एक सिरा मेरे मुंह पे रखें और एक सिरा अपने कान पे रखें। अब मैं बोलूंगा हरीश तुम्हारी शादी कब है, तो ये आवाज जो जाएगी ना हवा में नहीं जाएगी, ये आवाज जाएगी ठोस के माध्यम से। यानी आवाज को चलने के लिए अब ठोस की जरूरत पड़ गई। फिर हरीश ने कहा कि भैया चलो स्विमिंग पूल में नहाने चल रहे हैं, बहुत उमस है रही है। हम गए, फिर हरीश ने मुझसे कही भैया मेरा ब्याह ना है पारो, तुम ही करवा दो कैसे ही करके, तुम पूछ रहे हैं ना जब। तो वहां आवाज किसके माध्यम से जा रही है, लिक्विड के माध्यम से। तो ध्वनि, कहने का मतलब है कि ध्वनि एक ऐसी तरंग है कि भाई इसको चलने के लिए तीनों चीज चाहिए, सॉलिड भी चाहिए, लिक्विड भी चाहिए, गैस भी चाहिए। ऐसी और भी तरंगें हैं जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए। मैं तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं माध्यम से मतलब क्या है। तो माध्यम से मतलब है ठोस है, द्रव है या गैस है, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसी भी तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, भाई सूर्य का प्रकाश है, ये भी तो तरंग है। देखिए यहां से पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊपर तक केवल हवा मौजूद है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है ऊपर। लेकिन सूर्य की जो प्रकाश है तरंगों के रूप में वहां से भी आता है। तो बहुत सारी तरंगें ऐसी भी हैं जिन्हें चलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और बहुत सारी तरंगें ऐसी हैं जिन्हें चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, अब चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है। तो भाई इस आधार पर कितने तरह की तरंगें हो सकती हैं बताओ, दो ही तो हो सकती हैं। आधी तरंग कहेंगी कि जी हमें चलने के लिए माध्यम चाहिए, मैं कहूंगा इधर आ जाओ। जो ये कहेंगे हमें तो नहीं चाहिए माध्यम, मैं कहूंगा इधर आ जाओ। तो दो ही तो संभावनाएं बन सकती हैं कि या तो माध्यम की जरूरत होगी या तो माध्यम की जरूरत नहीं होगी, बस कहानी खत्म। तो आप कहोगे इसमें दो कैटेगरी बनेंगी कि माध्यम की आवश्यकता है, मैं ऐसे लिख देता हूं आवश्यकता है, ठीक है। आवश्यकता यानी कि नीड, समझ जाओगे, इनको है। इधर उन तरंगों को रखेंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, और इधर उन तरंगों को रखेंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसी कोई भी तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत होगी उसको हम
यांत्रिक तरंग कहेंगे। याद रखना, यांत्रिक का मतलब है कि भाई इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी, ठीक है। यानी कि इनको बोलेंगे हम मैकेनिकल वेव। और हर वो तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी उसको कह देंगे हम अयांत्रिक तरंग। बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या है आपको? इसको बोल दिया अयांत्रिक तरंग, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव। तो एक बात यहां से क्या स्पष्ट हो जाती है? अब देखो, ऐसे सभी सवाल क्लियरली बनेंगे जिनमें आप कंफ्यूज होते हो। अगर मान लो सवाल आए कि निम्न में से किसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन होंगे यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, यांत्रिक और अयांत्रिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, या बोथ, या कोई नहीं। तो आप आराम से आंसर कर लेंगे। जरा बताओ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। अभिषेक वादा रहा, मजा आ रहा है पढ़ने में, चलो भाई कुलदीप बहुत सारा आभार। आर्मी जीडी में इससे बाहर नहीं आएगा। अभिषेक वादा रहा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, बशर्ते आप समझ के पढ़ो, बस नोट हो जाए, इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए तो एक बात हम सब करेंगे। चलो, नहीं यश बाबू, मैंने तो बस प्राइवेट कॉलेज से बीटेक की थी। ठीक है जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि यांत्रिक तरंगों के कुछ उदाहरण दो, तो बहुत सारी तरंगें होती हैं यांत्रिक तरंगें। मैं कुछ फेमस फेमस एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग। तो लिखेंगे ध्वनि तरंग, यानी कि साउंड वेव। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, ध्वनि तरंग के अलावा मुझे बताओ, जो रस्सी में तरंगें होती हैं, डोरी में तरंगें होती हैं, जैसे आपने यहाँ डोरी बांधी, उसको ऐसे झटका दिया, उसमें तरंग चल रहे हैं, जू 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 जू। भाई डोरी तो अपने आप में एक माध्यम है, सॉलिड है। तो आप कहेंगे डोरी में उत्पन्न तरंगें। मैं इसको हल्का सा ऊपर कर लेता हूं। डोरी में उत्पन्न तरंगें, डोरी में उत्पन्न तरंगें, इनको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रिंग वेव्स। ठीक है जी। चलो, अब भैया जी अयांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? देखो, इनमें और भी हो सकती हैं, ध्वनि तरंगें और भी हो सकती हैं, लेकिन अयांत्रिक तरंगें या ऐसी तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनकी संख्या बिल्कुल गिनी चुनी है। इनका नंबर फिक्स है, वो है 7। ये कुल 7 होती हैं। अब आपको सिर्फ इन 7 के नाम याद रख लेने हैं। मैं आपको इन 7 के नाम बता रहा हूं। देखो, इनके नाम बता पाना संभव नहीं है, इससे सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, हालांकि इससे भी नहीं पूछेगा कितनी होती है, लेकिन इनकी संख्या फिक्स है। बट इनकी संख्या फिक्स नहीं है, बहुत सारी है, बहुत सारी है, ठीक है। तो मैं आपको ना इनके नाम लिखवा देता हूं, आप इसके नीचे ही नोट कर लेना। मेरे पास तो जगह नहीं है, इसलिए मैं आगे लिख दे रहा हूं। आप अयांत्रिक तरंगों के नीचे ही नोट कर लेना। तो पहली अयांत्रिक तरंग आपकी होती है रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स। पहले नाम सुन लो, फिर ये देख लेंगे कि इनसे कैसा सवाल आएगा। रेडियो तरंगें, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको ट्रिक के साथ नाम याद कराए देता हूं, जिससे नाम याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। पहले इंग्लिश वाले देखो, एक ताश का खेल होता है, आप सभी ने अवश्य खेला होगा, जिसको बोलते हैं हम रमी। और एक नाम याद रखो, VUX और G, बस ये याद रखो। अब इससे आपको ऑप्शन में अपने आप याद आ जाएगी, माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद यूवी, या यूवी का पूरा नाम लिख देता हूं मैं, अल्ट्रा वायलेट। पहले तसल्ली से सुनते चले जाओ, ये मत कहना समझ नहीं आया, अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा जितना जरूरी है बस। उसके बाद है एक्स रे, जिसको तुम कहते हो एक्स रा, और ये होती हैं गामा रे, ठीक है, गामा हिंदी में किरणें।
हिंदी वाले देखेंगे माइक्रो को बोलते हैं हम सूक्ष्म तरंगें, यहाँ वेव्स और लगा लेना इंग्लिश वाले, सूक्ष्म तरंगें। इंफ्रारेड वेव्स हिंदी वाले भाई बहन अवरक्त तरंगें। विजिबल का मतलब विजिबल होता है दृश्य प्रकाश, जो मैं बता रहा था कि सूर्य से प्रकाश आपका आता है। अल्ट्रा वायलेट होती हैं आपकी परा बैंगनी तरंगें। एक्सरे आपकी एक्स किरणें ही होती हैं, और गामा जो होती हैं आपकी वो होती है गामा किरणें। आपके स्तर पे जो सवाल आएगा इनसे, वो सिर्फ ये पूछा जाएगा, इन तरंगों के नाम से काम चल जाएगा, आपको इनके बारे में कुछ भी गहराई में नहीं जानना। हालांकि मैं बताऊंगा गहराई भी, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं बस आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। आप नाम याद रख लोगे ना, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन आएगा कि बताओ निम्न में कौन यांत्रिक तरंग है। निम्न में कौन यांत्रिक तरंग है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। ऑप्शन कैसे होंगे? ऑप्शन होंगे आपके, मान लो एक ऑप्शन दे दिया, ये 3 ऑप्शन तो दे दिए, कोई भी 3 उठा के लिख लेता हूं मैं, ठीक है जी। 3 तो ये दे दिए, और चौथा ऑप्शन दे दिया ध्वनि तरंगें, यानी कि साउंड वेव। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर करने में क्या आपको इनके नाम याद रखने से ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है? सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, और कुछ नहीं जानना कि ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कुछ नहीं पढ़ना। बताएंगे भाई सभी लोग, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन का। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी 1% भी कोई दिक्कत है। भाई राइटिंग में कोई समस्या है? 1-2 बच्चे कह रहे हैं। मुझे लगता है तो मैंने बहुत मेंटेन की है। थोड़ा स्पीड जब मैं फास्ट कर लेता हूँ हल्की लिखने की, क्योंकि दोनों लैंग्वेज लिखनी होती है, तब जरूर राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है। बट आज तो उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ क्लियर है। हरीश अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है? बताओ भाई। तो सभी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं और कह रहे हैं जी डी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। तो आप इनके नाम भी याद रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, बशर्ते आपको टॉपिक की गहरी नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी तरीके से पूछा जाए करके आ जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी फिर भी उत्सुकता है कि नहीं जी हमें थोड़ा थोड़ा बता दो ये कहाँ इस्तेमाल होती है, तो मैं बता दे रहा हूँ। बट मैं इतना कहूँगा, ना समझ में आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियो तरंगों का इस्तेमाल है, आप जितना भी टेली कम्युनिकेशन करते हो, जैसे रात को फ़ोन मिलाओगे क्लास के बाद, बाबू तुमने खाना खाया, तो ये सब टेली कम्युनिकेशन है, फ़ोन से बातचीत हो रही है। आप मेरी क्लास हमारी क्लास को देख पा रहे हैं वाईफाई के माध्यम से। ये सब कौन सी तरंगों से चलता है? रेडियो तरंगों से। मेरी आवाज़ निकल रही है यहाँ से, साउंड तो मैकेनिकल वेव है, लेकिन साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। लेकिन ये माइक क्या कर देता है, उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देता है। और आपके ईयरफोन में या डायरेक्टली फ़ोन में जो आवाज़ जा रही है ना, वो रेडियो वेव ही है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव्स का क्या इस्तेमाल है? रडार आपने अवश्य देखा होगा, फुल फॉर्म सबको पता होगी। उसमें माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल जो आपके रिमोट होते हैं, जैसे इसी का रिमोट उठाना भैया। ये देखो, जैसे रिमोट होते हैं ना, इनमें से जो वेव्स निकलती हैं ये सारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। दृश्य प्रकाश जो आपका सूर्य से आता है प्रकाश, या फिर आप अपने आसपास की रंगीली वस्तुओं को देख पाते हैं, सब दृश्य प्रकाश की मदद से देख पाते हैं। आपकी आंखों से किरणें ही तो निकल रही हैं। लाल कलर देख रहे हैं तो रेड वेव्स निकल रही हैं, ग्रीन कलर देख रहे हैं तो ग्रीन वेव्स निकल रही हैं। एक्सरे, आपकी हड्डी उड्डी टूट जाती है तो आप एक्सरे कराने जाते हैं, वो वेव ही तो निकलती हैं। गामा रेज जैसे कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल होता है। तो हालांकि आपको लिखना नहीं है कि इनका इस्तेमाल कहाँ है, ना आपसे पूछा जाएगा, आप सिर्फ इनका नाम याद रख लो, आपका काम चल जाएगा। तो एक बार बताओ कि भैया जी मुझे बहुत अच्छे से ही समझ में आ गया कि नॉन मैकेनिकल वेव अयांत्रिक तरंगें 7 होती हैं, और इन्हें चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई माध्यम नहीं चाहिए।
अगर आप ठोस द्रव गैस कुछ भी ना, अच्छा खुद सोचो ना कि चंद्रमा पे भी तो हम तरंगें भेजते हैं, वो कौन सी होती हैं? वो यही तरंगें तो होती है, रेडियो वेव्स। वहां पे कौन ठोस है, क्या द्रव है, गैस है, कुछ भी नहीं है। वहां पे कोई माध्यम ही नहीं है, तभी तो ये तरंगें काम कर पाती हैं। आवाज चंद्रमा पे नहीं जाएगी, आपने सवाल भी सुना होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे माध्यम ही नहीं है। आवाज को, ध्वनि को तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो जरा बताओ कि भैया जी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया यांत्रिक तरंगों का और अयांत्रिक तरंगों का फंडा, ठीक है। चलो अब सुनिए जी, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से चलो शुरू वाली कहानी पे। मैं इस चैप्टर को बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और जब तक आप इतना स्लो पढ़ेंगे नहीं, इतना समझ के नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इससे बनने वाले सवाल को कभी नहीं करके आएंगे, हमेशा गलत करके आएंगे। आप कभी भी इसको रट तो सकते ही नहीं है, भूल जाओ। तो हमने क्या किया था, जैसे बच्चों को डिवाइड किया था। मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे पहले हमने बच्चों को डिवाइड किया था दो कैटेगरी में, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। फिर हमने उन बच्चों को इकट्ठा बिठा दिया था, और हमने उन्हीं बच्चों को डिवाइड किया था किस कैटेगरी में? उनके द्वारा प्राप्त किए गए मैथ्स के नंबर्स की कैटेगरी में। मेरी बात का बड़े ध्यान से जवाब देना। मैंने पहली कैटेगरी बनाई, अब आप अगले स्टेप में यहां कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बचा रहा हूं। इसलिए ध्यान से सुन लो, अगली बात को समझाने से पहले बड़े ध्यान से सुनो, नहीं तो 100% कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, पहले मैंने, ये क्लास के बच्चे थे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, ये कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, ये और ये लो, ठीक है। ये कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। मैंने इनकी दो कैटेगरी बना ली। मैंने कहा भाई लड़के इधर आ जाओ। ये लड़के आ गए थे, ठीक, ये आ गए थे लड़के, और ये बच गई थी सारी की सारी लड़कियां। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ कि फिर से मैंने इनको इकट्ठा मिला दिया। मैंने कहा फिर से मिल जाओ, ये कैटेगरी बनाई, फिर से मैंने कहा मिल जाओ, ये मिल गए। इन्होंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि अब तुम्हें मैं बांटता हूं, किस आधार पर? तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए गए मैथ्स में नंबरों के आधार पर। और मैंने दो कैटेगरी बनाई सिर्फ, कि एक तो वो आ जाओ जिनके नंबर 50 से कम है, एक वो आ जाओ जिनके नंबर 50 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं दो कैटेगरी बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना मेरी बात को। मैंने ऊपर रखे 50 से ज्यादा नंबर वाले, और नीचे रखे 50 से कम नंबर वाले। तो एक बात बताओ मुझे कि क्या अब ये जरूरी है, अब सुनना काम की बात, कि क्या अब ये जरूरी है कि यहां पर भी एग्जैक्टली वही बच्चे आने चाहिए जो यहां हो? भाई यहां तो केवल लड़के हैं, ये केवल लड़के हैं, ये केवल लड़कियां हैं, ठीक है। हो सकता है कि देखो इस लड़की के 40 नंबर हों और इस लड़के के 30 नंबर हों, तो ये भी ऊपर वाले ग्रुप में ही जाएगा, मतलब नीचे वाले में जो 50 से कम का है। बोलो यस या नो? और ये लड़की भी इसी ग्रुप में जाएगी। यानी कि अब आप ये तो नहीं रोगे कि भैया पहले तो तुमने इसे लड़की कह दी ही, अब तुम कह रहे हो आगे तो 30 से कम नंबर है। यानी यहां तो तुम इसे, इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख रहे थे, अब तुम इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख रहे हो। भैया ऐसी तो किसी को समस्या नहीं आएगी। अब अगर मान लो ये तरंग हैं, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पहले दो तरंगें अगर अलग अलग थी तो अब वो एक साथ नहीं हो जाएंगी। इससे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। या यहां पर मैं इसको लड़की कह रहा था, तो यहां पर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि तुम्हारे तो 40 से कम नंबर है। अब मैं लड़की नहीं कहूंगा, यहां यहां इसकी पहचान लड़की नहीं है, यहां इसकी पहचान है तुम्हारे 40 से कम नंबर है सिर्फ। अब सुनो क्या बात कह रहा हूं मैं। तो यहां पर हमने आधार बनाया तरंगों को बांटने के लिए माध्यम की आवश्यकता। अब मैं एक और आधार बनाऊंगा, सुनो क्या आधार बनाऊंगा, नंबर 2 डालेंगे। और मैंने आधार बनाया चलने का प्रकार, चलने के प्रकार या चलने के तरीके, चलने के तरीके के आधार पर मैंने सारी तरंगों को एक तरफ बिठा दिया, और मैंने कहा अब मैं तुम्हें चलने के तरीके से बांटूंगा। यानी कि बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन वे ऑफ प्रोपागेशन। अच्छा जी, चलने के क्या तरीके हैं सुनिए। मैंने चलने के दो तरीके बांटे, मैंने चलने के दो तरीके बनाए। मैंने कहा देखो, या तो कोई तरंग चलती होगी ऐसे, ऐसे करके ऊपर नीचे उठ के जू 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 जू, या कोई तरंग चलती होगी
दब के और खुल के। दब के और खुल के कैसे? आप एक स्प्रिंग ले लो, मेरी कोई चुरा लेगा स्टूडियो में से, नहीं तो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए अवश्य रखता हूँ। आप एक स्प्रिंग ले लो और उस स्प्रिंग को ऐसे पकड़ो और खींच के छोड़ दो, तो वो स्प्रिंग ऐसे दबेगी और खुलेगी। लेकिन वहीं उस स्प्रिंग को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ो, एक हाथ से ऐसे झटका दो, तो वो ऐसे ऐसे करके चलेगी। तो एक तरीका तो हो गया ऐसे चलने का, और एक तरीका हो गया ऐसे चलना। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा तरीका मैं लेता हूँ, दब के और खुल के चलने के आधार पर। मान लो ये दब रही है, फिर यहाँ खुल रही है, फिर ये दब रही है और फिर ये खुल रही है। तो इस तरह की तरंग को मैंने कहा कि हर वो तरंग जो इस प्रकार से चलेगी उसको बोला जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और हर वो तरंग जो ऐसे चलेगी उसे बोला जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो भाई, एक बात मुझे बताओ, इसके मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं। अब तुम्हें सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, बट अब नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने यहाँ ग्रुप बांटे थे, तो जब मैंने ग्रुप बांट दिए, यहाँ जो बच्चे आए हैं वो कहीं अलग से तो है नहीं, वो इनमें से ही तो आए हैं। यानी कि ये बच्चे यहाँ से भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि इस ग्रुप में से हो या इस ग्रुप में से हो, किसी में से भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सारे बच्चे यहाँ एक साथ थे वो एक साथ रहें, यहाँ के बट भी जाएंगे। यानी कि तरंग देखो फिर से वही रहेंगी जो हमने पढ़ ली हैं, यही यहाँ आ जाएंगी। कैसे? सुनो, देखिए, अगर आप मुझसे पूछो कोई सी भी तरंग, जैसे कि कोई सी भी अयांत्रिक तरंग, कोई सी भी अयांत्रिक तरंग, सारी अयांत्रिक तरंगें, यानी कि ऑल नॉन मैकेनिकल वेव्स, ऑल नॉन मैकेनिकल वेव्स, सभी अयांत्रिक तरंगें ऐसे ही चलती हैं। तो एक जो तरंग है रेडियो तरंग, उसको मैं अयांत्रिक भी कह सकता हूं। किसके आधार पे? माध्यम की आवश्यकता के आधार पे। और चलने के आधार पे मैं उसे कह सकता हूं कि वो अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स है। यानी कि अगर रेडियो तरंग का मुझसे सवाल पूछा जाएगा और मैं किताब में अगर ये रट लूंगा अयांत्रिक है, और अगले पन्ने पे अनुप्रस्थ लिखा लगेगा, तो मेरे दिल में दर्द नहीं उठेगा कि यार मैंने तो पहले इसको अयांत्रिक पढ़ चुका हूं, अब तुम इसे अनुप्रस्थ बता रहे हो। ये माध्यम की आवश्यकता के आधार पर है और ये चलने के आधार पर है। पेपर में कोई एक ही बात पूछेगा, दोनों बातें भी पूछेगा तो ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि ए और बी दोनों, या ए और सी दोनों, या ए और डी दोनों। मतलब सवाल चाहे जैसा भी आए, मेरे कहने का मतलब आप इसको क्लियर कर ले जाएंगे अगर आपको चीज समझ में आ गई तो। ये कहीं अलग से थोड़ी आएंगी, आएंगी तो सब उनमें से, बच्चे तो वही है ना, बस उनका आधार बढ़ चुका बढ़ चुका है। अच्छा जी, इसका एग्जाम्पल आप मुझसे पूछोगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका साउंड वेव्स, यानी कि ध्वनि तरंग है। अब बिल्कुल किसी के दिल में ये दर्द तो नहीं है भैया, ध्वनि तरंग तो तुमने यांत्रिक बताई, मैकेनिकल बताई, अब तुम इन्हें अनुदैर्घ्य बता रहे हो। देखो, वो अलग आधार है और ये अलग आधार है। अब जरा बताएं कृपया कि हाँ जी, मुझे बहुत अच्छे से आपकी बात समझ में आ गई है। सारी अयांत्रिक तरंगें ऐसे चलती हैं, माध्यम नहीं चाहिए, चलेंगी ऐसे। और सारी अनुदैर्घ्य तरंगें दब के और खुल के चलती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताओ। अच्छा, पहले नोट करो, नोट हो जाए तो फिर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं शानदार सा। चलो, अब मैं बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। घबराओ मत, इतना देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आप बहुत आराम से कर दोगे, घबराइए मत। इतनी इंफॉर्मेशन आपने देख ली, बहुत तोप चीज नहीं है, आप सवाल आराम से कर ले जाओगे। देखो सवाल, देखो सवाल, देखो सवाल से क्लियर होगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है, साउंड वेव इज, सवाल आया साउंड वेव इज, ए ऑप्शन है मैकेनिकल वेव, यानी कि यांत्रिक तरंग। बी ऑप्शन है, अभी आंसर मत करना, ये आंसर ऑप्शन नहीं है इसके, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट और सेकंड, अनुदैर्घ्य
यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। थर्ड ऑप्शन है अयांत्रिक यानी कि नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। डी ऑप्शन है फोर्थ अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है, ये इसके ऑप्शन है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। बताओ, अब बताओ इनमें से क्या आंसर बनेगा। मैं फिर से आपको समझा दूंगा एक बार फिर से, बाकी आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इससे ज़्यादा मुश्किल कोई सवाल नहीं आएगा आपके स्तर पे, बहुत आसान सवाल आएगा। मैंने तो ये फिर भी मुश्किल पूछा है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जानकारी के आधार पे आपको इसका आंसर नहीं आएगा। पता है दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई थोड़ा अच्छा सा टॉपिक आता है ना, हमारी समझ में भी आ गया, तब भी हमारा दिमाग ये कहता है यार समझ नहीं आया, इसको दोबारा पूछ लें। लेकिन मुझे पता होता है कि आपने इतना ढंग से देख लिया तो डेफिनेटली समझ में आ गया और उससे बनने वाले क्वेश्चन को आप कर दोगे। कोई आप में से ऐसा है ही नहीं कि जो इससे बनने वाले क्वेश्चन को इतनी जानकारी के आधार पे ना कर पाए। थोड़ा ध्यान से आंसर करना बस। चलिए, तो 99% मेरे भाई बहनों का ठीक है, बस कोई 1% ऐसे हैं जो सी आंसर ऑप्शन दे रहे हैं। सी का मतलब है फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो ध्वनि अनुप्रस्थ नहीं होती, अभी तो लिखवाया है बच्चे, पन्ने पे लिखा होगा ध्वनि जो है वो अनुप्रस्थ नहीं है, अनुदैर्घ्य है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। देखो ये माध्यम की आवश्यकता के आधार पर है, चलने के आधार पर है, चलने के प्रकार के आधार पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ध्यान से देखना, मैं पूछ रहा हूं नहीं, ठीक है। कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? नॉट ए, मैं नॉट पूछ रहा हूं, नॉट ए ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, नॉट ए ट्रांसवर्स वेव। ए ऑप्शन है मेरा ए ऑप्शन है मेरा रेडियो तरंग, रेडियो। बी ऑप्शन है मेरा माइक्रो यानी कि सूक्ष्म। सी ऑप्शन है मेरा इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त। डी ऑप्शन है मेरा ध्वनि यानी कि साउंड। अब बताओ, इसको समझने से पहले एक बात देख लो कि जितनी भी अयांत्रिक तरंगें थी हमारी, कितनी थी अयांत्रिक तरंगें बच्चे? 7 की 7। ये सारी अयांत्रिक है ना, ये सारी सारी अयांत्रिक तरंग जो है, 7 की 7 तरंगें ये अनुप्रस्थ होती हैं। भाई अयांत्रिक क्यों है? क्योंकि माध्यम नहीं चाहिए। अनुप्रस्थ क्यों होती हैं? क्योंकि चलती ऐसे हैं। तो सारी अयांत्रिक तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, अब तुम खुद देख लो कि कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, कर दो आंसर। अगर आप इन प्रश्नों का आंसर कर पा रहे हैं ना, तो वादा करता हूं इससे ज्यादा मुश्किल कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मैक्सिमम स्तर है आपके कंफ्यूज होने का। पता है आप कंफ्यूज कहाँ होते थे? आपने देखा कि यार कहीं तो इनको अनुप्रस्थ बता देता है और कहीं इनको अयांत्रिक बता देता है, बस। कहीं तो इसको अनुदैर्घ्य बता देगा, कहीं इसको यांत्रिक बता देगा। ये कंफ्यूजन अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तीसरा कंफ्यूजन क्या होता था? ये 7 तरह की हैं, 7 की 7 ये अनुप्रस्थ हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन में आप क्या रटते हो कि रेडियो तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, याद कर लिया। इसी बुक में लिखा हुआ है माइक्रो तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तुम कंफ्यूज, यार वहां तो रेडियो अनुप्रस्थ बताई थी, यहाँ माइक्रो को अनुप्रस्थ बता रहा है, माइक्रो को ट्रांसवर्स बता रहा है। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। क्या गलती है? कि आप आधी अधूरी नॉलेज ले रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, जब भी पढ़ो पूरा पढ़ो। तो अब आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये भी अनुप्रस्थ है, ये भी अनुप्रस्थ है, ये भी अनुप्रस्थ है, इसके अलावा और 4 भी अनुप्रस्थ है, लेकिन ये अनुदैर्घ्य है। तो अब आपको 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इवन 7 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है भैया जी, अब मुझसे पूछो कि आपका डाउट क्या है तरंग को लेके। अब पूछ लो एक बार कि जी मुझे तरंग में ये समझ में नहीं आया। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी वो ध्वनि तरंगें कहलाएंगी, जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं है वो अयांत्रिक तरंगें कहलाएंगी। इनकी कोई सीमित संख्या नहीं है, इनकी संख्या 7 है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण ये हैं, ये सातों की सातों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए, याद कर लेना।
चलने के प्रकार के आधार पर बात करेंगे तो जो ऐसे चलेंगी ऊपर नीचे होकर वो अनुप्रस्थ होंगी, ट्रांसवर्स। जो दब के और खुल के चलेंगी वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल होंगी, यानी कि अनुदैर्ध्य होंगी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो? नहीं हो तो फिर मैं आपको आगे लेकर चलूं। ठीक है, कोई समस्या नहीं, सभी का ओके की रिपोर्ट है, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये प्रियांशु भैया, ये क्वेश्चन ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन तो मैं आपको ध्वनि के चैप्टर में दूंगा। अभी हम तरंग पढ़ रहे हैं ना, ध्वनि चैप्टर नहीं आया है अभी। अभी हम खाली तरंग पढ़ रहे हैं, कल हम स्पेशली ध्वनि पढ़ेंगे पूरा। अभी तो मैं वेव से क्लियर करा रहा हूं आपको। अब सुनो एक बात मेरी, माध्यम से क्या तात्पर्य होता है हमारा? या तो ठोस, या तो द्रव, या तो गैस। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी मैं बोल रहा हूं मैं भी तो एक माध्यम हूं। अरे नहीं, तुम तो एक सोर्स हो, एक स्रोत हो। माध्यम वो है जिस पर बैठकर वो तरंग आगे जा रही है। ठीक है। अच्छा, मान के चलो इस कमरे में है, जिस कमरे में भी आप हैं उस कमरे में देखो तीनों तरह की चीजें हैं। ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। ठोस का मतलब जैसे मैं अपने स्टूडियो में देखूं तो मेरे सामने कैमरा है, एलईडी है, वॉच है, एक कंप्यूटर है, स्क्रीन है, चेयर है। ये सब चीजें ठोस हैं, सॉलिड है। लिक्विड क्या है? पानी भरा हुआ है, ये लिक्विड है। गैस क्या है? यहाँ हवा भरी हुई है। अच्छा, मैंने क्या किया कि इस कमरे की सारी सॉलिड चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, मैंने लिक्विड को निकाल के बाहर फेंक दिया और हवा को भी मैंने बाहर खिंचवा दिया। अब बताओ यहाँ क्या बचे? क्या बचा यहाँ पर मेरे अलावा? मुझे मत गिनो माध्यम में, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसी को हम निर्वात कहते हैं। आपको समझ नहीं आता ना निर्वात क्या होता है? निर्वात होता है जहां पर कोई भी माध्यम मौजूद ना हो। तो नोट डाल के लिखो, पहले नोट डाल के लिखो एक सेकंड, कि निर्वात क्या होता है। निर्वात का मतलब है जहां पर ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, ना कोई गैस है। तो निर्वात का मतलब है कि जहां कोई माध्यम, जहां कोई माध्यम, और माध्यम क्या होगा ब्रैकेट में लिख देना, ठोस, द्रव और गैस। तो जहां कोई माध्यम न हो उसे कहते हैं हम निर्वात। तो आप कहेंगे वेयर, वेयर देयर इज नो मीडियम, वेयर देयर इज नो मीडियम। और मीडियम क्या है? सॉलिड, कोई लिक्विड और कोई गैस। ठीक है, इसको हम निर्वात कहते हैं। ये आप नोट डाल के लिख लो। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बड़े ध्यान से उसका आंसर करना। एक क्वेश्चन फिर से बनाया मैंने, इस देखो बिल्कुल सेम ऑप्शंस के साथ, सेम ऑप्शंस के साथ एक सवाल बना रहा हूं मैं हमेशा कहता हूं ना कि सवालों की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी तरीके से पूछ लिए जाएंगे। आपको जरूरत है कि आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। एक ही तरह के ऑप्शन से कितने सवाल बन जाएंगे, एक ही लैंग्वेज से कितने सारे ऑप्शंस बन जाएंगे। तो सवालों की मदद से आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए आप। एक भैया कह रहे हैं मोहिनी सर क्वेश्चन भी करवा दीजिए। हाँ, ये गाना जब मैं गा लूंगा ना, देखो मैंने गाने सुनाए सारे के सारे। जैसे मैंने आपको एक गाना यहाँ सुनाया था, ये गाना सुनाया था। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने, ये मैंने आपको गाने सुनाए। ये एक गाना सुनाया था, उसके बाद मैंने दो गाने यहाँ सुनाए, और एक गाना और मोहिनी गुड़िया सुना के ये फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। चलो, तो मेरा आपसे सवाल है कि निर्वात में कौन चल सकता है, या निर्वात में कौन चल सकती है? कैन प्रोपागेट, कैन प्रोपागेट इन वैक्यूम। निर्वात में कौन चल सकती है? देखिए, फर्स्ट है साउंड, यानी कि ध्वनि। मैं पूछ रहा हूं कौन चल सकती है, ठीक है, ध्यान से देखना। सेकंड है रेडियो, यानी कि रेडियो तरंगें। ये इसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अभी लिखूंगा, अभी मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दो, जल्दी मत करना, जब मैं कहूं तब ऑप्शन करना। सूक्ष्म, और फोर्थ है इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त। अब इसके ऑप्शन बना रहा हूं मैं, ऑप्शन हमेशा ABCD होते हैं ना। चलो चार ऑप्शन देखो। ऑप्शन है आपके निर्वात में कौन चल सकती है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ,
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बताओ वैक्यूम में कौन चल सकती है, जल्दी बताइए। भाई यार मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको शायद मुझसे ना कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, मैं तो खुद क्वेश्चन जितने संभावित हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर हो, ये चीजें हों, जो भी हो, मैं कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन बता के चलूँ, फिर भी आप लोग कहते हैं। निर्वात में मनुष्य जिंदा रह सकता है। देव कुमार, अगर तुम ऐसी प्रजाति हो जिसे हवा नहीं चाहिए सांस में, तो तुम बिल्कुल जिंदा रहे। अबे निर्वात का मतलब वहां हवा भी नहीं है महाराज, हवा के बगैर तुम जिंदा रह सकते हो, तुम किसी और प्रजाति से हो तो बिल्कुल रह लो। चलो एक सिंगल मुझे भाई बहन नहीं दिख रहा जो गलत आंसर कर रहा हो, सभी सही कर रहे हैं। देखो सबको पता है भाई, निर्वात का मतलब है कि जहां माध्यम नहीं है, और ध्वनि नहीं चल सकती जहां माध्यम नहीं होगा। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, एक बात तो ये क्लियर है। क्या ये अलग से कहने की जरूरत है? नहीं, आप समझ गए होंगे। अगर ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है तो इसका मतलब है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। तो बाकी तीनों तरंगें जो है वो निर्वात में चल सकती हैं, क्योंकि ये कैसी हैं, ये अयांत्रिक तरंगें हैं। देखो ये इसीलिए तो चल सकती हैं क्योंकि ये तीनों कैसी हैं, अयांत्रिक, यानी कि नॉन मैकेनिकल, और इन्हें चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। कोई माध्यम नहीं चाहिए तो ये निर्वात में चल देंगी। लेकिन ये एक यांत्रिक तरंग है, इसे तो भैया माध्यम चाहिए ही चाहिए, ये निर्वात में नहीं चल सकती। अब ये निर्वात में चलने वाली बात और ना चलने वाली बात उम्मीद है बगैर समझाए भी समझ में आ जाएगी, अगर आपको ये पता है कौन यांत्रिक है और कौन अयांत्रिक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्या बताओ, अलग से बताने की बात है कि कौन निर्वात में चल सकती है, कौन निर्वात में नहीं चल सकती, बताइए। शायद नहीं। अब आप समझ गए होंगे, हर एक अयांत्रिक तरंग निर्वात में चल सकती है, लेकिन यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं चल सकती। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन कितना ही बन सकते हैं। जब हम शुरुआत में होते हैं ना तैयारी में, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं और उन्हें रटना शुरू करते हैं। सबसे बेकार तरीका है उससे। तो आप समझो कि अगर किसी भर्ती में 100 लोग भी हैं ना और 50 भी वैकेंसी हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं होने का। 50 भी वैकेंसी के अगेंस्ट 100 बच्चों ने फॉर्म भरा तो इसलिए आपको चाहिए, आप ना कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को समझो। आप ना दरअसल हर विषय को रटना चाहते हैं। कुछ विषय तो रटने से बात बन जाती है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको समझने से ही बात बनेगी, और भौतिक विज्ञान उनमें से एक विषय है। तो भौतिक विज्ञान को रट पाकर क्वेश्चंस कर पाना इम्पॉसिबल है। मैं तो कहता हूँ 2 सवाल भी आएंगे ना, 2 भी नहीं कर पाओगे रट के। इसलिए आप एटलीस्ट, और समझने के स्तर पे ना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है ये। अगर आप और गहराई में जाएंगे तो फिर मैं ये बताता रेडियो तरंग कैसे काम करती हैं, फिर मैं ये बताता सूक्ष्म तरंगें कैसे काम करती हैं। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे होते, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होते, लेकिन आपके स्तर पे ज़रूरी नहीं है। आपके स्तर पे सिर्फ नाम याद रख लो, काम बन जाता है। बाकी मैं वादा करता हूँ तरंग में इससे ज़्यादा कोई एक सिंगल सवाल भी नहीं बनेगा। तो कल शुरू करेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि। और अब हमें साउंड यानी ध्वनि को पढ़ने में और आनंद आएगा, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि ध्वनि किस तरह की तरंग है और वो कैसे चलती है। तो आते ही सबसे पहले मैं यही लाइन लिखूंगा कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो अनुदैर्ध्य प्रकृति की है, एक मैकेनिकल वेव है जो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। जिसको भी यहाँ दर्द हुआ, भैया यूँ कैसे हुई, मैं कह दूंगा उनसे हाथ जोड़ के कि तुम पहले कल की क्लास देख लो एक बार। उम्मीद है जो आज क्लास अच्छे से रिवाइज कर लेगा उसको इस पहली ही लाइन में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल और देखेंगे किस किस को तकलीफ नहीं होती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।